चलिए बच्चे, मैं आपको कैपेसिटर की कम्बिनेशन बता रहा हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले बताते हैं कैपेसिटर कैसे कनेक्ट होते हैं। फर्स्टली मैं आपको बता रहा हूँ कैपेसिटर इन सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं। अगर एक के आगे कैपेसिटर कनेक्टेड हो जाएं, मान लीजिए मैंने 3 कैपेसिटर लिए, तीनों को बच्चे मैंने पोटेंशियल V से कनेक्ट कर दिया। अगर सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने का कोई अल्टरनेट पाथ फिजिबल ना हो, सिर्फ एक ही पाथ फिजिबल हो, तो ये तीनों के तीनों कैपेसिटर आपके कौन से कम्बिनेशन में कहलाएंगे? आपके तीनों के तीनों कैपेसिटर आपके सीरीज कम्बिनेशन में कहलाएंगे। क्योंकि एक ही पाथ फिजिबल है तो चार्ज आपका तीनों के क्रॉस क्या होगा? सेम ही होगा। यानी सीरीज कम्बिनेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखना, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल। चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल। यानी तीनों आपके जो भी मैंने जितने भी चार्ज ले लूँ उन सभी जितनी भी कैपेसिटर ले लूँ उन सभी के ऊपर चार्ज का होगा सेम होगा। यानी फर्स्ट का चार्ज होगा बच्चे C1 B आपके C1 V1 के बराबर, सेकंड का होगा बच्चे C2 V2 के बराबर, ऐसे ही थर्ड का आपका C3 V3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। टोटल पोटेंशियल की बात करूँ, भाई हर एक का चार्ज तो सेम है, लेकिन पोटेंशियल की बात करूँ तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3। तो सेकंड पॉइंट सीरीज कम्बिनेशन याद रखना, जो भी टोटल पोटेंशियल होगा वो हर एक कैपेसिटर के द्वारा क्या होगा? जो भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB is shared by the capacitor। ठीक है जी। आपकी अगर मैं टोटल आपकी बच्चे क्या है, आपकी टोटल आपका जो भी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो आपके कैपेसिटर के द्वारा क्या होगी? शेयर होगी। तो अगर मैं कहूँ टोटल पोटेंशियल आपकी V है, पहले के क्रॉस दो हुई V1, दूसरे के क्रॉस V2, तीसरे के क्रॉस हुई V3। ठीक है। ये जो भी होगी, ठीक है, ये जो भी होगी, आपको पता है V किसके बराबर होता है? अगर मैं आपसे बोलूँ V किसके बराबर है? Q डिवाइडेड बाई C। तो हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगी वो उसकी कैपेसिटर की रेसिप्रोकल होगी। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू लो है तो ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल अगर कैपेसिटेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा, कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम। ठीक है। दो चीज़ें याद रखना, सीरीज कम्बिनेशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का सिर्फ एक ही बात फिजिबल होता है। दूसरी, आपका जो भी पोटेंशियल होगा वो कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगा? जितने भी आपके कैपेसिटर के क्रॉस शेयर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपके सीरीज कम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो सीरीज कम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस है बच्चे आपके CL से लिख देता हूँ। तो टोटल वोल्टेज को बच्चे टोटल पोटेंशियल को क्या लिख सकता हूँ? पोटेंशियल होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। ओके। टोटल चार्ज को Q का नाम दे देते हैं, टोटल कैपेसिटेंस को सीरीज कम्बिनेशन में CS का नाम दे देते हैं। फर्स्ट के क्रॉस क्या होगा? फर्स्ट के क्रॉस होगा Q, आपका चार्ज की वैल्यू भी सेम है, मैंने वहाँ Q1 Q2 लिख दिया, चार्ज की वैल्यू हर एक क्रॉस सेम ही रहेगा। ठीक है। ओके। तो आपके बच्चे टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? V1 कितने के बराबर होगा? Q डिवाइडेड बाई C1, V2 Q डिवाइडेड बाई C2, ये हो गया Q डिवाइडेड बाई C3। अब आपका क्या है बच्चे? Q को दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल कर देना, तो सीरीज कम्बिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरह बच्चे मैंने क्या किया? सीरीज कम्बिनेशन का रिजल्ट निकाल दिया। तो जब भी आपके कैपेसिटर सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे तो उनका बच्चे रिजल्ट क्या होगा? ये होगा उनके बीच का रिजल्ट। चलिए, सीरीज कम्बिनेशन आसान था। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है सीरीज कम्बिनेशन में? एक तो सीरीज कम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे उन सभी के क्रॉस चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। एक आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने का सिर्फ एक ही पाथ फिजिबल होगा। तीसरा, जो भी पोटेंशियल आपका जितना भी टोटल पोटेंशियल होगा वो हर एक कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप होगा, और पोटेंशियल कैपेसिटेंस की रेसिप्रोकल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सेकंड आपका मूव करते हैं, कैपेसिटर सीरीज में कर लिया तो अब किस में करते हैं? कैपेसिटर सीरीज में हो गया तो अब बात करते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल कम्बिनेशन। तो नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ कैपेसिटर इन पैरेलल। आपके कैपेसिटर का पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे। अगर सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के एक से ज़्यादा पाथ हो, मतलब अल्टरनेट पाथ फिजिबल हो, जैसे ये देखिए, मैंने आपके एक कैपेसिटर माना ये, एक कैपेसिटर मान लीजिए ये, और एक कैपेसिटर मान लीजिए ये। तो सर्किट के अंदर मैंने आपके दो पॉइंट बना लिए बच्चे। दो पॉइंट कौन कौन से बना लिए? मैंने एक पॉइंट बना लीजिए A, एक पॉइंट मान लीजिए B। ये है C1, ये है C2, ये है आपका C3। मैंने इन तीनों के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आपका प्रिंट कर दिया है V का। सर्किट में A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने के एक से ज़्यादा पाथ हैं। अगर एक से ज़्यादा पाथ फिजिबल हो तो आपके तीनों के तीनों कौन से कम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे? पैरेलल कम्बिनेशन में।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए पोटेंशियल की वैल्यू हर एक के क्रॉस क्या रहती है, तो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू हर एक के क्रॉस क्या होगी, आपकी सेम रहेगी। तो पोटेंशियल तो वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आप एक पॉइंट याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू तो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू हर एक के क्रॉस सेम रहेगी। तो मैं लिख देता हूँ हर एक के क्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो डिवाइड क्या होगा, चार्ज डिवाइड होगा इसके क्रॉस। मान लीजिए टोटल चार्ज आ रहा था Q, तो Q आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये Q1, ये Q2 और ये कितना हो गया बेटा, Q3 हो गया। अब मुझे पता है Q किसके बराबर होता है, Q होता है C/V। तो आपका जो चार्ज जो भी आपका ड्रॉप होगा वो उसकी कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सेकेंडली जो भी आपका देखिए चार्ज आपका डिवाइड होगा, तो अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो चार्ज किसके बराबर होगा, जो भी टोटल चार्ज होगा वो तीनों आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो 3 कैपेसिटेंस है। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस को Cp लिख देता हूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, Cp/V। इसे क्या लिख सकता हूँ, C1/V, C2/V प्लस C3/V। अगर ऐड कर आप V से V कैंसिल कर दीजिए दोनों साइड से, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट ये निकल आया। यानी जब भी 3 कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ेंगे ये होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए, और अगर आपने मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए तो आपको कौन से कॉम्बिनेशन में आपके कैपेसिटर जोड़ने चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस गेट करनी है तो आपके जो कैपेसिटर हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में, उन्हें आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। ठीक है, और आगे मूव करते हैं, और आगे बच्चे मूव करते हुए मैं आपके नेक्स्ट आपको बताता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बता देता हूँ। मेरा नेक्स्ट इसके अंदर आर्टिकल मैं आपको कैपेसिटर के बीच में ही बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कॉम्बिनेशन से क्या इफेक्ट होगा वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपकी प्लेट सेपरेशन डिवीजन के सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके अंदर फर्स्ट पार्ट प्लेट सेपरेशन डिवीजन बता देते हैं। प्लेट सेपरेशन डिवीजन, प्लेट को सेपरेट करने का जो डिवीजन है उसकी क्वांटिटी, मान लीजिए ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये A ये B, टर्मिनल A B मान लीजिए। आपने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखती है। ठीक है, मैंने क्या किया इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक कैसे प्लेस किए बच्चे, मैंने इसके अंदर 2 डाइलेक्ट्रिक प्लेस करती हैं। इधर आपका प्लेस किया है K1 और दूसरी साइड आपका डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है K2। ठीक है, तो मैंने क्या किया आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिए हैं K1 और K2। एक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, एक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। ठीक है, दोनों का बच्चे एरिया तो सेम है, दोनों के दोनों आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बच्चे सेम रहेगा, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस है वो अलग अलग हो गया। मान लीजिए इसका डिस्टेंस है D1, इसकी थिकनेस है D2, अलग अलग है। टोटल कितनी होती है, D होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो देखिए एरिया सेम है, आपका डिस्टेंस डिवाइडेड हो रहा है, तो एक के आगे एक ही लग रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपके कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक तो मुझे पता लग गया बच्चे आपके फर्स्ट पार्ट में ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, एक के आगे एक लगा हुआ है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर आपके कनेक्टेड है। अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटेंस बताऊँ तो पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी, तो बच्चे आपके क्या था, ये दोनों कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो लगे हैं। अगर दोनों की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की बात करूँ तो पहले की कैपेसिटेंस क्या होगी, K1/0 A डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है उसका D1। सिमिलरली सेकेंड की कैपेसिटेंस K2/0 A डिवाइडेड बाय D। अगर ये दोनों आपके कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2, यही रिजल्ट है। अगर इस रिजल्ट के अंदर बचे, मैं अगर इस रिजल्ट के अंदर इसको सोल्व करूँ तो 1/CS किसके बराबर होगा, C1 की जगह उसकी वैल्यू रखो तो D1 ऊपर चला गया, K/0 A, ठीक है, प्लस D2 ऊपर चला गया, K/0 आपका A के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को बचे अगर मैं देखिए ये K1 था, हाँ जी ये तो अलग अलग थे, ये K1 था तो ये K2 था, दोनों में से क्या चीज़ कोई चीज़ कॉमन आती है, ε0 A कॉमन आता है, तो यहाँ बचा D1/K1, तो यहाँ बचे D2/K2। ठीक है जी, इन दोनों को बचे सॉल्व कर लीजिए, चाहे एलसीएम सॉल्व कर लीजिए, तो 1/CS किसके बराबर आ जाएगा, 1/CS आएगा 1/ε0 A
ये आ गया D1K2 प्लस D2K1 डिवाइडेड बाय K1K2। ठीक है, तो ये तो बच्चे मेरा CS आ गया और आपका 1/CS आ गया। और अगर मुझे क्या निकालना हो, CS निकालना हो तो रिवर्स कर लीजिए, K1K2 डिवाइडेड बाय D1K2 प्लस D2K1 और इनटू में साथ में इसके क्या मल्टीप्लाई हो गया, एप्सिलॉन नॉट E मल्टीप्लाई हो गया। तो ये लीजिए, ये रिजल्ट निकल आया। ठीक है, तो अगर आपके मान लीजिए दोनों D1 D2 बराबर हो तो उस केस में अगर मान लीजिए आपको कह दूँ कि D1 और D2 क्या हैं, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब D/2 है, पुट कर लीजिएगा, उसकी इसके लिए भी आप सोल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको दिखाया कि अगर आपकी मान लीजिए पैरेलल प्लेट क्वेश्चन के बीच में इस तरह आपके डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिए जाएँ तो ये सीरीज कम्बिनेशन होगा और सीरीज कम्बिनेशन में टू क्वेश्चन किसके बराबर होगी, इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरेलल के लिए बताएंगे जब आपके डायलेक्ट्रिक डालने से एक क्वेश्चन बीच में दो पैरेलल प्लेट क्वेश्चन प्रोड्यूस होंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लेट एरिया डिवीज़न। प्लेट के एरिया को कैसे डिवीज़न करना है वो बताना है। तो नेक्स्ट आपको सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लेट एरिया डिवीज़न। अगर डायरेक्ट्रिक स्लैब पर रखने से हम प्लेट एरिया का डिवीज़न करते हैं तो आपकी उस कम्बिनेशन को सोल्व करके दिखाते हैं। चलिए मान लीजिए बच्चे, ये रहा मेरा क्वेश्चन, इसके अंदर ये टर्मिनल ए बोल दीजिए, इस टर्मिनल को आप बी बोल दीजिए। ठीक है, ये है मेरा पैरेलल प्लेट क्वेश्चन। इसके बीच का डिस्टेंस आप d मान लीजिए, इसके बीच में d डिस्टेंस है। मान लीजिए दो डायलेक्ट्रिक को ऐसे रख लीजिए, एक डायलेक्ट्रिक ऊपर का है जिसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, एक डायलेक्ट्रिक को नीचे रख दीजिए जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K2 है। तो लीजिए मैंने इस तरह ऐसे मैंने आपके दो वेक्टर रखी, इसकी वैल्यू K2 है। डी की वैल्यू तो दोनों केस में सेम है, एरिया डिवाइड हुआ। ठीक है, एरिया डिवाइड हुआ। मान लीजिए ऊपर वाले ने कितना एरिया आपके ऊपर वाले का है A1, तो नीचे वाले का कितना है A2। टोटल एरिया कितना था, A था। तो लीजिए इस तरह आपका एरिया डिवाइड हुआ, एरिया डिवाइड हुआ तो ये दोनों के दोनों आपके दो डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से इस तरह दो क्वेश्चन आपके बने हैं जो कि पैरेलल कम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो आपके क्वेश्चन इस तरह आपके जुड़े हैं, इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहा। तो क्वेश्चन पैरेलल कम्बिनेशन में इंडिविजुअल क्वेश्चन अगर मैं इनकी बताऊँ तो उसके लिए C1 की क्वेश्चन क्या होगी, K1 एप्सिलॉन नॉट। ए की जगह क्या लिखे बच्चे, हाँ जी, ए की जगह A1 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी ही आपका रहेगा। चलिए C2 की वैल्यू बताएं अगर आपसे, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस टू डी। पैरेलल कम्बिनेशन में टोटल इफेक्ट क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन का टोटल इफेक्ट होता है C1 प्लस C2। कोई टर्म कॉमन आती है, बिल्कुल आती है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है, K और D भी कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास आया K1 A1 प्लस K2 A2। तो इस तरह बच्चे पैरेलल कम्बिनेशन में हम टोटल रिजल्ट को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी अगर मैं कहूँ कि इफ बताइए A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A/2 तो सॉल्व करके उसके लिए रिजल्ट निकाल लेना। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट्रिक को अगर आपके साइड बाय साइड प्लेस करेंगे या ऊपर नीचे करेंगे, यानी कि या तो डिस्टेंस को आप चेंज करेंगे या आपके डिस्टेंस को चेंज कीजिए या एरिया को चेंज करने से। डिस्टेंस अगर चेंज करेंगे यानी कि प्लेट सेपरेशन को चेंज करेंगे तो सीरीज कम्बिनेशन में होगी, प्लेट एरिया को चेंज करेंगे तो पैरेलल आपके कौन से कम्बिनेशन में, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। एक छोटा सा आर्टिकल और करेंगे, फिर आपके सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल वो डिस्कस करेंगे। अब है आपका नेक्स्ट आर्टिकल, हम आपको बता रहे हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, अब आपको बताते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जिंग। ठीक है, या शेयरिंग ऑफ चार्ज ही लिख लीजिए। चार्ज की शेयरिंग कैसे होती है, मान लीजिए दो बॉडी हैं, डिफरेंट पोटेंशियल के ऊपर है। ये है आपकी दो बॉडी A और B, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है, V1 है, ये V2। मैं इन दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इन दोनों वायर को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, जैसे कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे तो आपका चार्ज क्या होना शुरू हो जाएगा, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आपका ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, कॉमन नहीं हो जाता। मान लीजिए इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2। इस पर इनिशियल चार्ज था Q1, इसके ऊपर था Q2। आपने इसे कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने से क्या हुआ, ये कनेक्शन करने के बाद आपका चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक इनका पोटेंशियल क्या नहीं हो रहा था, कॉमन पोटेंशियल भी नहीं हो रहा था। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसका पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाएगा। जैसे उनका पोटेंशियल सेम हो जाए उस पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को क्या वो नाम देंगे हम, कॉमन पोटेंशियल। बच्चे अब मुझे पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंगली जो बिफोर कनेक्शन, इन्हें कनेक्ट करने से पहले जो चार्ज था, बिफोर कनेक्शन जो चार्ज था वो आफ्टर कनेक्शन के बराबर होगा। श्योर है,
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। बिफोर कनेक्शन जो चार्ज होगा वो क्या होगा, आफ्टर कनेक्शन के इक्विवेलेंट होगा। बिफोर कनेक्शन टोटल चार्ज कितना था, चार्ज किसके बराबर है, C = Q डिवाइडेड बाई V, तो चार्ज होता है C × V के बाद। तो बिफोर कनेक्शन था C1V1 प्लस C2V2। जैसे ही बच्चे कनेक्ट करूँगा तो इनका पोटेंशियल दोनों का कॉमन हो जाएगा, तो यानी C1 × V। तो चलिए बच्चे, इस तरह हमने ये सीखा, जब भी हम चार्ज को शेयर करेंगे तो शेयर करने से क्या होगा, जब भी हम आपके दो कैपेसिटर जिनका पोटेंशियल डिफरेंट है उन्हें कनेक्टिंग वायर से अगर कनेक्ट करोगे तो चार्ज हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेगा और तब तक मूव करता रहेगा जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे उनका पोटेंशियल सेम होगा उसे हमने क्या नाम दिया बच्चे, कॉमन पोटेंशियल का नाम दिया। अब कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, अगर यहाँ से V की वैल्यू निकालूँ तो V किसके बराबर होगा बच्चे, C1V1 प्लस यहाँ V2 आएगा C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसका मतलब जब भी दो कैपेसिटर कनेक्ट किए जाएंगे तो उनका एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, जो कि कॉमन पोटेंशियल किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। इस रिजल्ट को बच्चे आप कैसे भी लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को एक और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है C1V1 किसके बराबर होता है, C1V1 Q1 प्लस Q2, यानी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये रहा बच्चे कॉमन पोटेंशियल का बच्चे एक आपका एक फॉर्मूला। चलिए अब आपको बता रहे हैं चार्ज आफ्टर कनेक्शन। चार्ज आफ्टर कनेक्शन क्या होंगे, चलिए नेक्स्ट इससे हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आगे बताता हूँ आपको चार्ज आफ्टर। आपको बताने जा रहा हूँ चार्जेस आफ्टर कनेक्शन, यानी आपके कनेक्शन के बाद जब आपने कनेक्शन कर दिया है, मतलब दो आपने डिफरेंट कैपेसिटर को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो उसके बाद दोनों के ऊपर जो रिजल्टेंट आपका जब फाइनली चार्ज होगा वो कितना होगा। मान लीजिए आपका चार्ज शेयर हो गया, शेयर होने के बाद आपके जब शेयर हो गया तो कब तक शेयर होता रहेगा, जब तक उनका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, कॉमन ही हो जाता। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल आपका कॉमन हो गया, मान लीजिए ये A था ये B था, जैसे इनका पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल हो गया तो फाइनली इसके ऊपर मान लीजिए चार्ज कितने हैं, फाइनली इसके ऊपर चार्ज मान लीजिए इसके ऊपर है Q1 डैश और इसके ऊपर क्या है Q2 डैश। मान लीजिए मुझे इन Q1 डैश और Q2 डैश के बारे में बताना है, ये Q1 डैश या Q2 डैश किसके बराबर आएगा। देखिए Q1 डैश या Q2 डैश किसके बराबर है, अगर मैं Q1 डैश की वैल्यू निकालूँ, यानी शेयरिंग के बाद जब कॉमन पोटेंशियल तक ये पहुँच चुके होंगे उसके बाद इसके बाद कितना चार्ज होगा, चार्ज किसके बराबर होता है, जो भी इसकी कैपेसिटेंस है, जो भी इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो कॉमन हो ही चुका है। ओके, तो C1 कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, चाहे ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, एज यू विश। आपका फॉर्मूला क्या है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है जी, यहाँ तक बच्चे मैंने इसको ऐड कर दिया Q1। अच्छा, मैंने यहाँ Q1 Q2 लिखा है तो बच्चे इस चार्ज को Q1 Q2 मान, कैपिटल Q मान लीजिए। यहाँ तक अगर मैं कर चुका हूँ तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो टोटल चार्ज के बराबर है, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ C डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इस टोटल चार्ज को Q से लिख सकते हो। तो इस तरह मैंने आपके जब शेयरिंग के बाद जो चार्ज इसके ऊपर प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू निकाल दी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए मैं Q2 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे आप, Q2 डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, Q2 डैश किसके इक्विवेलेंट होगा, C2 × V के बराबर। C2V ऐसे ही बच्चे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ C1 आएगा C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 × Q के बराबर। तो इस तरह आप कनेक्शन, यानी जब भी दो आप कैपेसिटर को जब भी दो आप बॉडीज़ को कनेक्ट करोगे तो चार्ज शेयर होगा, कॉमन पोटेंशियल तक पहुँच जाएगा। तो शेयरिंग के बाद, कनेक्शन के बाद जो भी उन बॉडी के ऊपर चार्ज होंगे उसकी वैल्यू मैंने निकाल दी है। अब क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे जब भी आप दो कैपेसिटर के चार्ज को शेयर करोगे, यानी जब भी दो कैपेसिटर को चार्ज को शेयर करोगे, यानी चार्ज की जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसके कारण एनर्जी का लॉस होता है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चे लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, इन चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब भी चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसके कारण चार्जेस का क्या होता है, लॉस होता है। मैं उसे प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब भी बचे चार्ज, जैसे कि मान लीजिए दो कंडक्टर हैं A और B, दोनों का आपका डिफरेंट पोटेंशियल है V1 V2, इसका C1 ये C2। ओके, जैसे ही इन्हें कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेगा, तब तक मूव करेगा जब तक इनका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, कॉमन ही हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ जब भी आप दो कैपेसिटर को, दो आप बॉडीज़ को शेयर करेंगे एक वायर के द्वारा, तो जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, जब भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एनर्जी का लॉस होता है। मुझे एनर्जी का लॉस निकालना है, कैसे निकाल सकता हूँ एनर्जी का लॉस का। मैं पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले इनिशियल एनर्जी, यानी इन्हें कनेक्ट करने से पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ। मान लीजिए मेरी इनिशियल एनर्जी कितनी है, UI से नाम दे देते हैं इनिशियल एनर्जी, यानी बिफोर कनेक्शन, जब तक मैंने इन्हें कनेक्ट नहीं किया था इनकी एनर्जी अलग अलग निकलेगी। पहले वाले की होगी ½ C1 का स्क्वायर, दूसरे वाले की होगी ½ C2V2 का स्क्वायर।
ठीक, फिर इन्हें कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जो एनर्जी आएगी वो उसकी फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी में क्या होगा, हाफ C1 प्लस C2, क्योंकि पोटेंशियल इनका कॉमन हो चुका होगा तो V का स्केयर कर दीजिए। V की वैल्यू, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, C1 C2। V का आपका फॉर्मूला क्या था बच्चे, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला की अगर बात करूँ तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला था C1, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और इसका क्या करना है, स्केयर करना है, ठीक है। अल्टीमेटली ये रहा। अब मुझे क्या निकालना है, लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालूँ मुझे, लॉस ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी को अगर मैं डेल यू से लिख रहा हूँ तो किसके बराबर होगी, डेल यू। इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस कर दीजिए। अगर मैं इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस करूँगा तो जो आएगा वही लॉस ऑफ एनर्जी के बराबर आएगा। तो इनिशियल एनर्जी क्या है, ये रही, मुझे पता है मेरी इनिशियल एनर्जी ये रही। फाइनल एनर्जी क्या है, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ, यानी कि क्या करना है बच्चे मुझे, इनिशियल एनर्जी थी हाफ C1 का V1 का स्केयर प्लस हाफ C2 V2 का स्केयर, इसमें से मुझे माइनस करना है हाफ। एक तो बच्चे इसका स्केयर होगा, एक इससे एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक तो ऊपर आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय स्केयर, और ये टर्म कैंसिल होगी तो C1 प्लस C2। सॉल्व कीजिएगा इसे, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे, टोटल इसे ओवरऑल सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा बच्चे, क्या आंसर आएगा, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये लीजिए, ये आएगा आपका लॉस ऑफ एनर्जी। कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, स्केयर भी पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये टर्म हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगी। ग्रेटर देन जीरो आने का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो आने का मतलब है UI माइनस UF। ग्रेटर देन जीरो आई है तो इसका मतलब पहले एनर्जी आपकी ज़्यादा थी और बाद में आपकी एनर्जी क्या हुई, कम हुई, तो एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ। ये लॉस किस फॉर्म में होगा, ये लॉस क्या होता है बेटा, जनरली हीट की फॉर्म में। जब भी आपका चार्ज शेयर होगा तो हीट की फॉर्म में जनरली क्या हो जाता है, लॉस, आपका हीट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है। तो ये था हमारा आर्टिकल, लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करने जा रहे हैं, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। जो भी अभी तक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, आपके सीरीज कम्बिनेशन बताया, पैरेलल कम्बिनेशन आपकी, फिर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करके बताया, शेयरिंग ऑफ चार्ज। अब इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर उसके बाद कुछ सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलिए अब आपको क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हमने टॉपिक किए हैं उसके रिगार्डिंग बच्चे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको बच्चे फॉर ए गिवन वोल्टेज, अगर आपने गिवन वोल्टेज के लिए फॉर ए गिवन वोल्टेज अगर आप मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करना चाहते हो तो आपको कैपेसिटर को कौन सा कम्बिनेशन में अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप गिवन पोटेंशियल के लिए, मतलब अगर आपका पोटेंशियल क्या हो, गिवन हो, और आपने क्या करनी है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करनी है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करनी है, तो श्योरली आपके कैपेसिटर को कौन से अरेंजमेंट में लगाना पड़ेगा, आपको पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर लगाना पड़ेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट बच्चे ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए आपके n कैपेसिटर, मान लीजिए बच्चे क्या है, n आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, उन सभी की ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब जब तक वो आपकी वर्क कर सकते हैं सिंपल बिहेवियर के साथ, अगर मान लीजिए जितनी आपकी वोल्टेज वो बियर कर सकते हैं, मान लीजिए आपके n आइडेंटिकल कैपेसिटर थे और उनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये, ठीक है, इतनी वोल्टेज मैक्सिमम बियर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सर्किल में भी उनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उन सभी को पहले तो हमने क्या किया, सीरीज में लगा दिया। जैसे ही बच्चे सीरीज में लगाओगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दी कम्बिनेशन कितनी हो जाएगी, सीरीज कम्बिनेशन में ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कम्बिनेशन, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कम्बिनेशन कितना होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कम्बिनेशन होगा NV के बराबर, ठीक है। और अगर आप उसे पैरेलल कम्बिनेशन में लगा दोगे, मतलब अगर एन सेल को आपने कौन से कम्बिनेशन में लगा दिया, पैरेलल कम्बिनेशन में लगा दिया, तो उनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज उस कम्बिनेशन की जब वो पैरेलल में हुई तो वो किसके बराबर होगा, V। यानी n सेल को अगर आप सीरीज कम्बिनेशन, n कैपेसिटर को अगर आप इस तरह सीरीज कम्बिनेशन में लगा रहे तो कम्बिनेशन की नेट ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगी NV के बराबर, और अगर आपने पैरेलल में लगाया तो सिंपली V के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके बच्चे दो कैपेसिटर हैं, चलिए मैं एक और पॉइंट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दो कैपेसिटर हैं मेरे पास, मान लीजिए मैंने दो कैपेसिटर को क्या किया, दो कैपेसिटर थे, मैंने उन्हें बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। मान लीजिए मेरे पास दो कैपेसिटर थे, ठीक है, मैंने दोनों कैपेसिटर को, ये रहा एक कैपेसिटर, ये रहा एक कैपेसिटर, मेरे ये दोनों कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड थे।
ये लीजिए एक बैटरी से मैंने इसे कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया होगा, मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट किया। अब क्या करते हैं, बैटरी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। बैटरी को रिमूव करके इन दोनों को बच्चे क्या करो, एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए। लीजिए जैसे ही मैं इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करूँगा तो इन दोनों के ऊपर नेट चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने क्या बोला, मैंने 2 कैपेसिटर दिए, मैंने उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अगर बैटरी हटा के मैं इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दूँ तो फाइनल चार्ज होगा हर एक कैपेसिटर के ऊपर। इसके ऊपर भी बच्चे फाइनल आपका जो चार्ज होगा वो भी 0 होगा, इसके ऊपर भी फाइनल चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। एक और पॉइंट मुझे बताते हैं, फिर आपके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आपको एक और पॉइंट क्या है, अगर आपके n आइडेंटिकल कैपेसिटर आपके सीरीज कम्बिनेशन में जुड़े होंगे तो उनका रिजल्ट क्या होगा, सीरीज कम्बिनेशन में रिजल्ट होगा C डिवाइडेड बाय n के बराबर। और अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका रिजल्ट किसके बराबर होगा, NC के बराबर होगा। तो इस तरह बच्चे हम रिजल्ट का यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल में हम इसका वे आउट भी करेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आपके करवानी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नंबर फर्स्ट आपको प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस है C, पहली कैपेसिटर, दूसरे की है 4C, तीसरे की 16C एंड सो ऑन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं आपके, ऐसी इन्फिनिटी तक आपके मूव कर रहे हैं। आपके ये सभी आपने कौन से कम्बिनेशन में लगा दिए हैं, मान लीजिए दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन। तो रिजल्टेंट कम्बिनेशन, जो भी रिजल्टेंट आपका आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैंने इसका चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आपको समझ आ गया होगा, मैंने n कैपेसिटर हैं, इनकी ये वैल्यू देखिए, उन्हें आपके कौन से कम्बिनेशन लगाए, सीरीज का रिजल्ट क्या होता है, 1/C1 मतलब 1/C प्लस 1/4C प्लस 1/16C प्लस एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक चले जाइए। ठीक, इनमें से कोई टर्म कॉमन आती है, बिल्कुल आती है कि जो टर्म कॉमन आती है उसे बाहर ले लीजिए, 1/C को बाहर ले लीजिए, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/, ठीक है, 1/4 हो गया, 1/16 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह आगे बचे और आगे मूव करें। ठीक है, और आगे मूव करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इनके सम के, तो ये तो आपकी इसका सम निकालना तो बड़ा आसान है। इसके सम का फार्मूला क्या होता है, A डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक टर्म जा रही है, इसका सम किसके बराबर होता है, इसके बराबर। तो मैं निकाल लेता हूँ 1/C, A कितना है बचे यहाँ 1 माइनस R, कॉमन रेशियो क्या है 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो बच्चे मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ तो देखिए ये हुआ 4 - 1 3/4 मतलब 4/3 C के बराबर हुआ। तो अगर मुझे CS निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, 3C डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह बच्चे मैंने ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हुए थे इनका रिजल्टेंट आपको निकाल के दिखा दिया है। ईजी था ना। चलिए नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए 2 कैपेसिटर ऐसे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए बच्चे 2 कैपेसिटर आपके ऐसे कनेक्टेड हैं, A पॉइंट है ये, इस A पॉइंट के बीच में 2 कैपेसिटर ऐसे जोड़े हुए हैं। ठीक, एक ये रहा कैपेसिटर, 2 ऊपर जोड़ देते हैं, 2 नीचे जोड़ देते हैं, ये रहे B पॉइंट। तो नीचे A और B पॉइंट के बीच में मैंने 2 कैपेसिटर जोड़े हैं, ये है 3 माइक्रो फैराड का, ये है 6 माइक्रो फैराड का, ये है बच्चे 2 माइक्रो फैराड का और ये है हमारा 2 माइक्रो फैराड का। मुझे क्या निकालना है, मुझे इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, जो भी इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी, मतलब जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी इस सर्किट की वो मुझे निकालनी है। क्लियर कट आपको दिख रहा है, ये देखिए इसके लिए एक के आगे एक लगा हुआ है, मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों एक ही पाथ में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये एक के आगे एक लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज कम्बिनेशन है। तो सबसे पहले इनका रिजल्ट निकालें, सीरीज कम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होता है, 1/3 प्लस 1/6, 6 2 प्लस 1 3/6 यानी 1/2। ठीक है, ठीक, 1/2। तो लीजिए ये जो आपकी सीरीज कम्बिनेशन ऊपर वाली सोल्व की है तो उसका रिजल्ट कितना आ गया, 2 माइक्रो फैराड। ऐसे ही नीचे वाले की सोल्व करो, नीचे वाले का क्या होगा, 1/CS2, 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया 2/2 1। तो नीचे वाले का रिजल्ट आया 1। इसका मतलब इन दोनों को सोल्व करके आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को सोल्व करके एक कैपेसिटर बना लीजिए जिसकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो फैराड। इन दोनों को सोल्व करके एक बना लीजिए जिसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो फैराड। फिर ये कौन से कम्बिनेशन में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, पैरेलल का होता है 2 + 1 यानी 3 माइक्रो फैराड। लीजिए मैंने इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाल दी। ठीक है, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। चलिए आपके न्यूमेरिकल और आगे मूव करते हैं। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके किसके बेटा कैपेसिटर के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है किसके, एक्स और वाई के बीच में। मान लीजिए एक पॉइंट है एक्स,
एक्स और वाई मान लीजिए फिगर आपके पास ये रखी है, 3 कैपेसिटर ऐसे जुड़े हैं और ये है बच्चे वाई, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और एक कैपेसिटर आपका क्या है इन दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है। तो लीजिए आपकी साथ एक अरेंजमेंट आपको दे रखी है, आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दी है आपके एक्स और वाई के बीच में। इन सभी की वैल्यू बच्चे, सभी जितने भी कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं इन सभी की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है। 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और ये भी क्या है 6 माइक्रोफैराड। तो ये जितने भी हैं ये सभी के सभी 6 माइक्रोफैराड के आपके बच्चे, सभी के सभी 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हैं। आपके पास कभी भी ऐसा आ जाए तो बच्चे ये एक बैलेंस, अगर आपको बता देता हूँ, ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा। दिस इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन बन गई। ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब अगर आपके 5 आपके कैपेसिटर हो, ठीक है, तो अगर आपके ये इसे P मान लो, इसे Q, ये R, ये S, अगर P डिवाइडेड बाई Q R अपॉन S के बराबर हो, अगर ये रेशियो बराबर हो तो बीच वाला आपका जो कैपेसिटर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनिए, अगर मैं मान लीजिए इसे क्या मान लो, इसे P मान लो, इसे Q, इसे R, इसे S, अगर P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। वैसे यूनिट सेकंड में आता है लेकिन उसका यूज़ करके हम यहाँ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो ज़रा ध्यान से करिएगा इसको। ठीक है, तो अगर आपका ये रेशियो बराबर हो तो आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस होता है। और बैलेंस होगा तो बिल्कुल सेंटर में जो आपका कैपेसिटर लगा हुआ है उसका इफेक्ट नेग्लेक्टेड हो जाता है। नेग्लेक्टेड है तो उसे सर्किट से हटा दीजिए। अगर सर्किट से हटा दिया ये तो ये एक के आगे यानी कौन सा कम्बिनेशन में लगे हैं, सीरीज कम्बिनेशन में। सीरीज कम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6 क्या हो गया बच्चे, 2/6, 2/6 का क्या हो गया 1/3। तो CS की वैल्यू क्या आएगी, CS1, मतलब ये दोनों सीरीज कम्बिनेशन लगे हैं, इनका आपका रिजल्ट आ गया 3 माइक्रोफैराड। ऐसे ही नीचे वाले दोनों भी बचे सीरीज कम्बिनेशन लगे हैं 1/CS2, इनका भी बचे ऐसे ही सॉल्व करोगे 1/3 आएगा, तो अल्टीमेटली CS2 भी कितना आया 3 माइक्रोफैराड। तो लीजिए इन दोनों का रिजल्ट 3, इन दोनों का रिजल्ट 3, फिर ये पैरेलल में लगे हैं। तो कैपेसिटेंस अक्रॉस XY किसके बराबर होगी, 3 + 3 कितना आ गया बच्चे 6 माइक्रोफैराड। तो इस तरह बच्चे मैंने एक्स और वाई के बीच में टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल दी। चलिए कुछ और आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। आपका एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालनी है इस कम्बिनेशन में। आपके पास क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर हैं ऐसे जुड़े हुए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हैं इनकी C ही मान लेते हैं। 3 कैपेसिटर हैं 1, 2, 3 और एक इस तरह पॉइंट ले लीजिए। 3 कैपेसिटेंस हैं, आपने इन 2 पॉइंट के बीच में मान लीजिए A और B, नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब बच्चे देखिए ये वाले कैपेसिटर को देखिए, ये वाली साइड तो जुड़ी हुई है बेटा, ये साइड अगर जुड़ी हुई है इसका मतलब ये तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट ये क्या हुआ है बेटा, इस अरेंजमेंट को ये देखिए, ये जो हुआ है इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब ये जो आपका ये वाला कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किट हो गया। जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका इसमें से कोई करंट, कोई चार्ज जाएगा नहीं, सारा चार्ज यहीं से रिवॉल्व करता रहेगा। इसका मतलब ये लगा ना लगा एक ही बराबर है, इसे आप हटा सकते हैं। अगर इसे हटा दूँ तो फिर क्या बचेगी, अगर मैं इसे हटा दूँ तो मेरी इक्विवेलेंट फिगर बनेगी, एक ऊपर होगा कैपेसिटर, एक नीचे होगा और अल्टीमेटली आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। ये दोनों कौन से कम्बिनेशन लगे हैं, पैरेलल। पैरेलल का रिजल्ट क्या होता है C1 + C2 यानी C + C कितना आया बेटा 2C के बराबर आता है। लीजिए इसका भी बच्चे मैंने बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल के दिखाई। ठीक, चलिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। मान लीजिए क्यूब है, क्यूब की हर एक साइड के अंदर कैपेसिटर लगा देते हैं। देखिए ये ऐसे, ठीक है। लीजिए बच्चे मान लीजिए बच्चे मैंने आपको एक क्यूब दिखाई, इस क्यूब के अंदर आपकी 12 है ना, साइड 12 होती है, 12 आइडेंटिकल कैपेसिटर है, सभी की वैल्यू क्या है C है, और मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालनी है बिटवीन PT। तो PT के क्रॉस नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बैटरी को एक सेल को आप यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे। लीजिए एक बैटरी या सेल को इस एंड पॉइंट के पास लगा लीजिए, इसे नाम दे दीजिएगा E। ठीक है, अब क्या करें, क्योंकि मुझे पता है मेरा चार्ज कितने पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पे देख लीजिए 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा कीजिए, आप टोटल चार्ज मान लीजिए 6 क्यू, वैसे आप क्यू भी मान सकते हैं, फिर से 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 6 क्यू टोटल चार्ज मानूंगा तो यहाँ कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे जाएगा 2 क्यू, यहाँ पे कितना जाएगा 2 क्यू और यहाँ पे कितना जाएगा 2 क्यू। ठीक है, सिर्फ आप P और Q के बीच में बात करें तो सिर्फ इसी को लेके चलिए।
अब देखिए आगे चलते हुए 2Q चार्ज यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर जाएगा Q और इधर कितना आएगा बेटा Q आएगा। ठीक है जी, इस तरह बच्चे Q चार्ज आएगा। ओके, यहाँ से बच्चे Q दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक Q इधर जाएगा, एक Q इधर जाएगा, इधर से Q आ रहा है, इधर से भी Q आ रहा है, दोनों ऐड होकर फिर दोबारा 2Q हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कितना जाएगा 2Q यहाँ तक पहुँच गया। बाकी सारी साइड से बच्चे मैंने क्या किया 6Q चार्ज माना, 2Q आपके डिवाइड किया, फिर ये QQ हुआ, फिर इधर से Q आया, इधर से Q आया, फिर दोबारा 2Q बन गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब बाकी सारी साइड से आएगा तो अल्टीमेटली 6Q चार्ज ही आएगा। मुझे तो सिर्फ इसी साइड की बात करनी है। ठीक है, इस साइड के अंदर बच्चे मुझे क्या करना है, मुझे पता है आपका जो भी पोटेंशियल होगा, हर एक के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, जो भी पोटेंशियल होगा वो नेट पोटेंशियल के बराबर तो होगा ही होगा। तो नेट पोटेंशियल यानी नेट EMF कितनी है, नेट पोटेंशियल कितना, इतना। इस कैपेसिटर के क्रॉस कितनी आपका, इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, C = Q डिवाइडेड बाय V। तो B होता है Q डिवाइडेड बाय C के बराबर। इसका चार्ज कितना है, ये कैपेसिटेंस कितनी है, सभी की C के ही बराबर है। चलिए अगले वाले के, इसके अंदर से कितना चार्ज किया, Q चार्ज गया, कैपेसिटेंस कितनी है C। अगले वाले में फिर दोबारा कितने गया आपका 2Q गया डिवाइडेड बाय C, कितना होगा बच्चे ये 5Q डिवाइडेड बाय C। ठीक है, अगर ये 5Q डिवाइडेड बाय C के इक्विवेलेंट आ गया तो इफेक्टिव मुझे मैंने क्या किया, अगर मुझे इफेक्टिवली निकालना है, ठीक है, ये तो बच्चे मैंने क्या किया, ये मैंने सिंपली इसको सॉल्व किया, E की वैल्यू मैंने निकालनी है। इफेक्टिवली अगर मुझे बात करनी है तो इफेक्टिवली किसके इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, C इफेक्टिवली। ठीक है, C इफेक्टिवली देखिए कैसे। ठीक है, एक तो बच्चे मैंने E का फार्मूला लगाया, अगर मैं कहता कि सीधा ही मुझे C इफेक्टिवली चार्ज किससे बनता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज कितना था बेटा 6Q डिवाइडेड बाय टोटल EMF या टोटल वोल्टेज कितनी थी, E थी। ठीक है, E की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, E की वैल्यू मेरी कितनी आई थी 5Q डिवाइडेड में 6, तो इससे ये कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया 6/5C के बराबर। तो लीजिए P और T के बीच में इफेक्टिव, P और T के बीच में हमने इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाला। चलिए एक और क्वेश्चन मुझे डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, अलग ट्रिक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए बच्चे इस तरह की एक अरेंजमेंट दे रखी है और आपको नेट कैपेसिटेंस निकालनी है, एक पॉइंट M है और एक पॉइंट है N, इन दोनों के बीच में अरेंजमेंट कैसी है, चलिए मैं आपको बना देता हूँ। एक कैपेसिटर ऐसे जो कनेक्टेड है आपका, ठीक है, बीच में, चलिए मैं इसको सही ढंग से बना के दिखाता हूँ। चलिए इस तरह आपको एक अरेंजमेंट दे रखी है, इसके अंदर सभी कैपेसिटर आपके 4 माइक्रोफेराड के हैं और 4 माइक्रोफेराड यानी सभी कैपेसिटर हैं आपके 4 माइक्रोफेराड के। आपने नेट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है M और N के बीच में। बड़ा इंटरेस्टिंग आपका है, यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, ध्यान से देखिए, क्योंकि सभी कैपेसिटर बराबर है तो यहाँ आपको बेस्ड ऑन ब्रिज आपको एक अरेंजमेंट निकली होगी। इसका मतलब मैं अगर इसकी इक्विवेलेंट अगर फिगर बनाऊँ तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। लीजिए एक कैपेसिटर ऐसे बना लीजिए, एक ऐसे बना लीजिए, एक कैपेसिटर लगा लीजिए बीच में, एक कैपेसिटर लगा लीजिए इधर और एक कैपेसिटर लगा लीजिए इधर। तो ये 5 नीचे वाले कैपेसिटर तो ऐसे लगे और इनके साथ एक C जुड़ा हुआ है, एक और कैपेसिटर D जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये रहा आपका एक पॉइंट कौन सा M था, ये पॉइंट आपका क्या है N। बेस्ड ऑन ब्रिज दिख रहा है P डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू R/S। तो ये वाला बीच वाला रेजिस्टेंस आपका जो कैपेसिटर होगा वो क्या हो गया, वो नेगलेक्टेड हो गया। तो लीजिए सभी कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस के थे, बीच वाला तो हट गया, ये दोनों सीरीज कम्बिनेशन में आ गए। सीरीज कम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होता है बच्चे, हाँ जी फटाफट, सीरीज कम्बिनेशन का रिजल्ट होता है ये 1/CS, 1/C प्लस 1/C कितना आ गया बेटा, ये 2/C, ये 1/CS, तो CS किसके बराबर आएगा, CS 1 बोल दीजिए इसे, C/2, C कितना था 4 माइक्रोफेराड का था, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 माइक्रोफेराड। सिमिलरली नीचे वाले दोनों भी सीरीज कम्बिनेशन में लगे हैं, इनका भी क्या आएगा 2 माइक्रोफेराड। फिर ये दोनों आपके कौन से कम्बिनेशन, दोनों क्या है, ये तीनों ही आपके पैरेलल कम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी 2 और इसकी कितनी है, ये तो आपका 4 वाला है, तो 4 यानी 3 आपके पैरेलल कम्बिनेशन में जुड़े हैं, तो टोटल आएगा 2 + 2 + 4। ठीक है, ऐड कर दीजिए 8 माइक्रोफेराड। तो इस तरह बच्चे बेस्ड ऑन ब्रिज अरेंजमेंट को भूलिएगा नहीं जब आप इस कैपेसिटर के क्वेश्चन को कर रहे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक और बच्चे आपके करने जा रहे हैं। आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालनी है जब आपके इन्फिनिट कैपेसिटर ऐसे जुड़े हैं। मान लीजिए इस तरह आपके लैडर की फॉर्म में आपके इन्फिनिट कैपेसिटर जुड़े हैं, ये टर्म आपकी इन्फिनिटी तक ऐसे ही मूव करती रहेगी, इनफिनिट तक मूव कर रही है। ठीक, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रखा है। ठीक है, ये A पॉइंट है आपका, ये B पॉइंट है, ऐसे ही बच्चे इनके बीच में ऐसे लगाते जाइए कैपेसिटर।
और ये काम कहाँ तक चलता जा रहा है, इन्फिनिटी तक। लो जी मैं इन्फिनिटी तक इससे कनेक्ट, इसी तरह बच्चे इन्फिनिटी तक आप लगा सकते हैं। तो ऐसे आपको दे रखा है। ये ऊपर वाले कैपेसिटर हैं वो हैं 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, और जो बीच वाले लगे हुए हैं वो है 1 माइक्रोफेराड के। ये सारे हैं 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड। आपने क्या निकालनी है, टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। बच्चे यहाँ देखिए, क्योंकि ये टर्म आपकी इन्फिनिटी तक रिपीट हो रही है, ठीक है, इन्फिनिटी तक रिपीट हो रही है, तो बच्चे देखिए ये वाली टर्म तो वैसे सभी में कॉमन है। देखिए यही वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस सारे की यहाँ से इन्फिनिटी तक की कैपेसिटेंस को आप एक्स का नाम दे दीजिए, ठीक है। यानी मैं इसका इक्विवेलेंट अगर आपको बनाऊँ तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा बच्चे, ए वाला तो आएगा ही आएगा, ए के बाद ये 2 आएगा, नीचे 1 वाला आएगा, ये तो सेम ही आएंगे, यहाँ पे 1 वाला आएगा, ये भी ठीक है, ये भी आएगा। इसके बाद की सारी कैपेसिटेंस को आप एक्स का नाम दे दीजिए, ये एक्स माइक्रोफेराड है। ये क्या था बच्चे मेरा, ए था, ये क्या था बच्चे, बी था। टोटल कैपेसिटेंस की बात करें तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, इसकी है 2, मैं माइक्रोफेराड नहीं लिख रहा, आप देख लीजिएगा 1 1, और इसकी एक्स मानी है। पहले ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, ठीक है, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या आएगा, मैं यही सॉल्व कर दूँ बच्चे। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका रिजल्ट आ गया 1 + x। फिर ये और ये आपके कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, सीरीज़, तो यानी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे आपका, एक तो 2 और एक आएगा 1 / 1 + x, ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आ गए। ये तो आपके सॉल्व कर लिए मैंने, ठीक है। कितनी आगे बचे इसकी वैल्यू, मैं कर देता हूँ 1 + x + 2 / 1 + x, ये कितना हो गया बेटा, 3 + x / 1 + x, ठीक है। यही आपके यहाँ तक ही आएगा, ओके। फिर क्या है, यहाँ तक आप अगर सबको सॉल्व कर चुके हैं तो ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिर दोबारा रिजल्ट निकालते हैं। फाइनली पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आएगा 3 + x / 1 + x + 1, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व कीजिए, क्या आएगा बच्चे इसको, अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा बेटा 3 + x, एलसीएम ले लीजिएगा, यानी 3 + x + 1 + x / 1 + x, ठीक है जी।